बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हुसैन जुल्फ़िकार है और मैं रेसिकेम प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स एंड मार्केटिंग के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आज की एक छोटी सी ब्रीफ इंट्रोडक्टरी प्रेजेंटेशन है जिसमें हम रेसिकेम के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी समझो खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि हु वी आर एंड व्हाट डू वी डू। उसके बाद मैं आपको जो हूँ अपनी वेबसाइट के मुतालिक एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा, क्योंकि रेसिकेम के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे और जो कुछ भी रेसिकेम करती है उसका अगर आपको एक बहुत अच्छा प्रिसाइज और कंसाइज खुलासा चाहिए तो वो आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा। अब नॉर्मली चले फिर वेबसाइट के बारे में फिर आगे बताएंगे, फिर उसके बाद हमारी जो प्रोडक्ट की लिस्ट है मैं उस पर आऊँगा। तो सबसे पहले तो रेसिकेम का तारुफ करवा दूं कि रेसिकेम वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1999। मेरे वालिद साहब ने जो है 1999 में जो है वो रेसिकेम बनाई थी। उस वक्त जो है वो मेरे वालिद साहब जो है कुछ बेसिक केमिकल्स की ट्रेडिंग किया करते थे। तो उन केमिकल्स में सबसे पहले रेजिन, सिलिकॉन और केमिकल्स, हैंस द नेम रेसिकेम। तो कुछ रेजिन यहाँ से खरीदो फरोख्त करते थे, कुछ सिलिकॉन और केमिकल। तो आज रेसिकेम के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको नज़र आते हैं उसमें ये रेजिन, सिलिकॉन और केमिकल्स की जो है ना आपको झलक नज़र आएगी। तो हमने जो है जब मैं 2010 में पढ़ के आया था तो उस वक्त मेरे वालिद साहब ने के जहन में एक विजन था कि उनको कुछ चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो 2011 में जो है ना हमने ट्रांजिशन लिया फ्रॉम ट्रेडिंग एंड सम स्मॉल टाइम ब्लेंडिंग इनटू फुल टाइम मैन्युफैक्चरिंग। तो जो चीज़ें आज आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं तो ये 99 से लेके आज तक का ये 25 साल का जो है वो एक मजमुआ है जो आज आप अपने पास जो है इर्द गिर्द देख रहे हैं, जो रेसिकेम है, जहाँ पे हमने मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले की है, कुछ केमिकल्स भी है वगैरह वगैरह। तो 2011 में हमने ड्राई ब्लेंड की जो है जो कि हमारी पाउडर मिक्सिंग है उसमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, और 2018 में हमने पाकिस्तान में अपनी नौइयत का ऐसा पहला प्लांट बनाया था जो इपॉक्सी रेजिन और हार्डनर जो है फ्रॉम स्क्रैच बनाता है। तो पीछे हमारे लैब के दो साहब बैठे हुए, उनको पता है कि हम मुख्तलिफ रिएक्शंस भी करते हैं। हमारे पास कुछ रिएक्टर्स हैं, हमारे पास एक अच्छी खासी R&D की लैब है जिसके अंदर हम जो है अपनी सारी क्वालिटी कंट्रोल और रिसर्च करते हैं। सो वन थिंग विच आई फील रेसिकेम इज़ वेरी गुड एट ओवर द ईयर्स इज दैट वी लाइक टू मेक प्रॉपर लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स फॉर द लोकल मार्केट एंड द लोकल कंडीशन। मतलब ये है कि अगर ये टेक्नोलॉजी आज मैं कहता हूँ कि यूरोपियन है, मिसाल के तौर पर जो ड्राई ब्लेंड की टेक्नोलॉजी थी, मुझे आज भी याद है 2011 में हमें पहली दफ़ा जर्मन स्ट्रेन करने आए थे। तो मैं उस वक्त क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो जर्मन आएगा ना वो आके मुझे बोलेगा बेटा हुसैन ये ले, ये रेसिपी है, ये फॉर्मूला है और ये बना लो। अच्छा, मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सबसे पहले वो जर्मन आया, मुझे बोला बेटा ये सीमेंट होती है, इसको ऐसे टेस्ट करते हैं, ये रेती होती है, इसको ऐसे टेस्ट करते हैं, ये अलग 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 पॉलीमर्स हैं, ये अलग 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 केमिकल्स हैं, इसका ये काम होता है, इससे ये होता है और उसको टेस्ट ऐसे किया जाता है। तो जब वो बाहर से साहब आए ना, उन्होंने आके मुझे बोला बेटे सारे के सारे रॉ मटेरियल्स हैं, इनकी टेस्टिंग सीख लो। हमने सीख ली। बोला अब अपना जो भी मटेरियल बनाना खुद से बनाओ कंसिडरिंग द लोकल इन्वायरमेंट। तो वो जो जर्मन था ना, वो हम जबान सीखना जो होता है ना, हम समझते कि यार कोई आके मुझे जुमले सिखा जाएगा, मैं रटे रटाए जुमले बोल दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। ये नहीं है, ABC और ग्रामर सीखनी पड़ती है, जिसके बाद अब अपने जुमले खुद बनाते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी जो जब हम बात करते हैं तो उसके बीच का भी फलसफा यही होता है। तो खैर ये होने के बाद वी एक्सपेंडेड इनटू इपॉक्सी। फिर 2022 में जब ये रेसिकेम की साइट इंडस्ट्रियल एरिया का प्लांट जो था वो बहुत छोटा पड़ने लगा, तो 2022 में हमने बुरहानी इंडस्ट्रियल पार्क में पाकिस्तान का कैपेसिटी वाइज सबसे बड़ा ड्राई वाटर का प्लांट इस्टेब्लिश किया विद कैपेसिटी सेकंड टू नन। ठीक हो गया। तो इस वक्त एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ सीमेंट ब्लेंडिंग एंड पाउडर मिक्सिंग जो इस वक्त रेसिकेम का प्लांट जो लगा हुआ है कैपेसिटी वाइज सबसे ज़्यादा बड़ा है। ठीक हो गया जी। उसके बाद as I said, we source our raw materials from the hopefully what we believe to be some of the best vendors in the world, which have the best price to performance ratio. Let's put it that way.
अच्छा, अब मैं बात करता हूँ रेसिकेम की वेबसाइट की। अब होता यह है कि जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है ना, तो हर दफ़ा उसको एक ही चीज़ हमें जो है ना, मुझे और सेल्स वालों को बार बार रिपीट करनी पड़ती है। सो मुझे इन द पास्ट फ्यू इयर्स ऐसा फील हुआ कि कोई मेरे पास कोई ऐसा प्रिसाइज या कंसाइज कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे कस्टमर को जो है ना होल सोल पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। अच्छा, ये चीज़ मैंने अपने कंपटीशन में भी देखी कि यार ये जो ओपननेस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है ना, वो हमें नहीं मिलती। तो वेबसाइट का मैं वैसे तो एक पूरा ट्यूटोरियल है इसमें, जिसमें मैं आपको एक दफ़ा वेबसाइट पूरी नेविगेट करके दिखाऊंगा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस प्रेजेंटेशन वेबसाइट में सारे प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं, उनकी टेक्निकल डाटा शीट लिस्टेड है, इपॉक्सी के प्रोडक्ट्स की जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो डीजी कार्गो में आता है, उसकी सबकी MSDS आपके पास लिस्टेड है। उसके बाद हमारे पास कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे कॉमन प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है ना। मेरे पास अक्सर आता है कि भाई घरों में सेम आ रही है, ठीक हो गया, मेरी छत टपक रही है, मेरे बाथरूम में लीकेज है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कि यार मेरे घर के बाहर का पेंट है वो वक्त के साथ साथ खराब हो जाता है, वगैरह वगैरह। अच्छा, ये सारे प्रॉब्लम्स और इनके सॉल्यूशंस, एक हमारा सेक्शन है प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस का। उसके अलावा एक और पूरा सेक्शन है जिसे हम सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जब मैं घर बना रहा हूँ और जब मैं नई 0 मीटर कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, तो मुझे किन किन चीज़ों का कहाँ कहाँ ख्याल रखना चाहिए कि मेरा जो घर है या जो मेरी इमारत है वो वक्त के साथ साथ मेंटेनेंस फ्री हो जाए। तो अब ये वेबसाइट ने क्या किया कि सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम्स सिस्टम्स बता दिए नई कंस्ट्रक्शन के, आपके जो प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशंस बता दिए। अब अगला सवाल जो मुझसे आएगा, यार ये चीज़ कितनी लगेगी? भाई माल समझ में आ गया, भाई मेरा ये एरिया है, सो ऑन सो फॉर्थ। उसके लिए फिर हमने वेबसाइट के ऊपर कवरेज कैलकुलेटर दिया हुआ। बंदा वेबसाइट पे गया, उससे सिस्टम समझा, उससे प्रोडक्ट समझा, उसको ये समझ में आ गया किस जगह पे कितना प्रोडक्ट लगना है। नाउ दी ओनली थिंग ही नीड्स टू डू इज लंबाई चौड़ाई एंड क्वांटिटी एस्टिमेशन कर ले। अनकरीब इंशाल्लाह ई-कॉमर्स स्टोर आ जाएगा, तो आप ऑनलाइन अपनी खुद ही कैलकुलेशन करके अपना मटेरियल भी ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक हो गया। और एट दिस पॉइंट इन टाइम सिंस यू हैव द कवरेज कैलकुलेटर, अब बार बार मेरे साथ एक और मसला भी हो रहा था कि सेल्स का बंदा है, बार बार लोग चेंज होते रहते थे, रिपीट रोटेट होते रहते थे, तो उनके लिए भी कोई आसान समझने की चीज़ चाहिए, क्योंकि इतनी टेक्निकल चीज़ें मैं हर आदमी को हर दफ़ा तो नहीं एक्सप्लेन कर सकता। तो फिर बेहतर यह था कि उसको भी ये वेबसाइट चलाना और वेबसाइट समझना सिखा दूँ। तो मैंने क्या किया कि सारी हेडिंग बना दी है, सारे FAQs है वेबसाइट के ऊपर। भाई छत टपक रही है, मेरा बेसमेंट लीक हो रहा है, मेरे बाथरूम की ग्राउटिंग खराब हो रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये वो सारे सवाल है जो पिछले जब वेबसाइट बनाई थी तो 12 साल हो गए, अब 14 साल हो गए। तो इतने सालों से हर आदमी मुझसे जो है रोज की मर्रा की बुनियाद पे पूछ रहा था। अच्छा, ये सारी चीज़ों का अब मजे की बात है कि हमारे यहाँ जो है ना, लोग ज़रा पढ़ना पसंद नहीं करते। अगर कोई बहुत टेक्स्ट हैवी चीज़ हो ना, तो वो टेक्स्ट हैवी चीज़ लोगों को पसंद नहीं आती। तो हर सिस्टम एंड सॉल्यूशन का वेबसाइट के ऊपर एक एनिमेशन भी है, ठीक है, और मेरी ज़ाती रिकॉर्ड की भी वीडियो भी है। तो जैसे अभी मैं आपको रूबरू समझा रहा हूँ, ये तमाम तो टेक्निकल चीज़ों की जो है ना वेबसाइट पे एक वीडियो भी मौजूद है, ठीक हो गया। इसी तरीके से टाइल एडिसिव, अब इतनी टाइलें आ गई हैं, इतनी टाइलें आ गई है कि किस टाइल को किस बॉन्ड से लगा हुआ, एक अजीब व गरीब तूफान बदतमीजी चल रही है मार्केट में। वो एक ही थैली है, उससे सिरेमिक भी लग रहा है, पोर्सिलिन भी लग रहा है, मार्बल भी लग रहा है, ग्रेनाइट भी लग रहा है, वो 40 फुट ऊपर भी लग रहा है, स्विमिंग पूल में भी लग रहा है। वो एक ऐसा होता नहीं है। देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ कस्टम टाइल एडिसिव फॉर जिस जगह पे जो टाइल लगनी है उस हिसाब से जो है आपके पास टाइल एडिसिव होना चाहिए। तो इस हिसाब से टाइल एडिसिव का सिलेक्टर भी है, ठीक है। तो हम वेबसाइट पे वापस आएंगे, अगर किसी को इसका लाइव डेमो देखना हो तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। अगेन प्रोडक्ट रेंज पे आते हैं। अब हम बात करते हैं ड्राई मिक्स मोटर्स और प्रीमिक्स प्लास्टर्स की। तो सबसे पहली बात यह है कि प्लास्टरिंग और रेंडरिंग क्या है। तो हमारे यहाँ तो सिर्फ पाकिस्तान में इसको प्लास्टर कहते हैं, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर दीवार के अंदर की साइड पे हो रहा है, घर के या बिल्डिंग के अंदर की साइड पे हो रहा है, उसको प्लास्टर कहते हैं, और बाहर की साइड पे हो रहा है उसको रेंडर कहते हैं, ठीक हो गया। इसीलिए अच्छा, पाकिस्तान में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, अभी भी नहीं है। तो हमने क्या किया कि भाई हमने कहा कि अगेन वही वाली जो पुरानी फॉर्मुलेशन वाली बात थी, फॉर्मुलेटिंग अ लोकल प्रोडक्ट फॉर द लोकल मार्केट एंड द लोकल इन्वायरमेंट। तो हमने प्रोडक्ट ही बनाया जिसका नाम है रेसी प्लास्टो रेंड। ये प्लास्टर भी है और रेंडर भी है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक अंदर की तरफ प्लास्टर होता है, तो ये मटेरियल आपका अंदर और बाहर दोनों लग सकता है। तो एक क्योंकि बाहर मुल्कों में नॉर्मली रेंडर्स जो बाहर की तरफ होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा सीमेंट का रेशो ज़्यादा होता है, क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन ज़्यादा टफ होती है।
अंदर की तरफ जब हम प्लास्टर करते हैं तो अंदर का जो मामला होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, उसमें सीमेंट का थोड़ा रेशो कम होता है, ठीक है क्या। तो ये तो एक बेसिक डिस्टिंक्शन हो गई बिटवीन प्लास्टरिंग एंड रेंडरिंग। तो अब जब हम रेसिकेम में क्या करते हैं, फैक्ट्री मेड क्वालिटी कंट्रोल होमोजेनस ड्राई ब्लेंड, यानी कि फैक्ट्री में हर चीज तैयार होती है। आज की तारीख में अगर मैं प्लास्टर करने जाऊं और कोई सिविल इंजीनियर मुझे बोल देता है कि भाईजान 1:4 का रेशो रखना है, मुझे कोई कोई मुझे अश्योरिटी दे दे कि साइड में भी वो 1:4 होगा, जब तक आप खुद वहां पे ना खड़े हो। वो आधा माल मिक्स करके लंच करने चला गया, उसके बाद आके दोबारा सीमेंट में उसने पानी डाला, तो वाटर सीमेंट रेशो, जो हमारे इंजीनियर साहब हर दफा बोलते रहते हैं कि वाटर सीमेंट रेशो कंसिस्टेंट होना चाहिए, तो ऐसे में वाटर सीमेंट रेशो भाई कहाँ कंसिस्टेंट हुआ। हमने ये करने के बाद जब सीमेंट, अच्छा जब सीमेंट में पानी मिक्स हो जाता है, हाइड्रेशन का प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यू आर यूजिंग सीमेंट एज अ वेरी एक्सपेंसिव फिलर rather than as a binder in the plaster, right? So as I said, this is a factory made quality controlled homogeneous dry blend, जिसमें aggregate, binder, additive, fiber, pigment या इनमें से जो चीज जहां जिसकी रिक्वायरमेंट है वो पहले से शामिल है, ठीक हो गया। अब ये जो हमारा प्लास्टर है ये मिक्स होता है, ये रेडी टू यूज बैग्स में आता है, ठीक है। बैग एक यहाँ पे भी आपके पास लगा हुआ है, ठीक हो गया। ये मशीन में ये मशीन में सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड हुए, होमोजेनाइज हुए, और एक आपके पास 50 kg के बैग में रेडी टू यूज प्लास्टर आ गया, ठीक हो गया। अब आपके पास प्रोडक्ट आ गया सर, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ पानी मिलाना है। पानी मिलाने के बाद आपने इसकी एप्लीकेशन करनी है, वेरी सिंपल। तो हुआ क्या कि भाई आपकी साइट पे जो सीमेंट गिरती थी, रेती गिरती थी, XYZ जो भी मामला थे, उससे आप आजाद हो गए। अच्छा, ये कुछ हमारे डेकोरेटिव प्लास्टर्स है जिसपे हमारा मार्केट में क्लेम है कि दीज प्रीमिक्स है, एवरीथिंग सर रेशो नहीं होता। ये बड़ा जबरदस्त सवाल है, ये हर इंजीनियर मुझसे पूछता है। सर रेडीमिक्स कंक्रीट आजकल जब हम लेने जाते हैं ना, तो अब हम उसको ये नहीं बोलते यार तो 1:4 देते हैं, हम उसको बोलते हैं 3000 PSI देते, 3500 PSI देते। सर मैं भी प्लास्टर स्ट्रेंथ के मुताबिक बेचता हूँ। इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 1 न्यूटन आएगी, और जो कंप्रेसिव वो 4 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर पे आएगी, जो मेरा स्टैंडर्ड बेस प्लास्टर है। इसी तरीके से जितने मेरे डिफरेंट प्लास्टर्स के क्लासिफिकेशन है ना, इसमें मेरे डेकोरेटिव प्लास्टर भी है, मेरे पास 4 mm वाला भी है, 1 mm वाला भी है, मुख्तलिफ है। तो हर प्लास्टर का जो भी कंप्रेसिव और टेंसाइल का जो मेरा आएगा नंबर आएगा एज पर ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स, वी फॉलो BSEN 998। तो ये BSEN 998 की CS3 क्लासिफिकेशन को जो है ये प्रोडक्ट कंप्लाई करता है, जो कि जनरल हमारा प्लास्टर एंड है, जो कि पाकिस्तानी कंडीशन के मुताबिक बनाया गया है। एक बैग वन, देखिए ये एक और मसला है हमारे यहाँ प्लास्टर में, जब हम ठिया लगाते हैं ना, साल गिराने पे आते हैं, तो साल में हमें कहीं पे आधा इंच आता है, कहीं पे 1 इंच आता है। तो प्लास्टर जो हम बेचते हैं क्यूबिक फुट पे बेचते हैं। 150 kg bag will give you 1.15 CFT and one bag will cost you somewhere anywhere between 8, जो बेस प्लास्टर की बात हो रही है, around 850 to 900 rupees per bag, depending on the transport and logistics and everything, ठीक हो गया। जो डेकोरेटिव का बैग है, जो 12 mm या जो हमारे डायरेक्ट मेसनरी पर लगता है, वो गालिबन 2950 का है। और इसी तरीके से जो हमारा 4 से 6 mm लगने वाला बैग है, वो गालिबन मेरे पास आई थिंक 5500 या 5250, 5950, कुछ 6000 के, जहाँ पे पिगमेंटेशन ज्यादा होती है वो 7-8 हज़ार रुपए के भी होता है। सो अगेन गिवन द वॉल्यूम, 4 से 6 mm की यूनिफॉर्म थिकनेस पे मैं आपको बता सकता हूँ कि 65 स्क्वायर फुट कवर करेगा, क्योंकि वो तो बेस के ऊपर मुझे थिकनेस का पता है। लेकिन जहाँ ठिये पे मुझे थिकनेस का नहीं पता, वहां पे मैं आपसे क्यूबिक फुट और बैग में बात करूंगा। अच्छा हाँ, सो एज आई वाज सेइंग, व्हाट वी डील ओवर हियर इन इज अ मेंटेनेंस फ्री फसाड। क्यों? क्योंकि नॉर्मल पेंट करवा लूं, ग्राफिक करवा लूं, रॉक वॉल करवा लूं, कुछ भी करवा लूं, अगर पीछे से पानी आना है, पपड़ी बन के निकलनी है, या सामने से बहुत ज्यादा बारिश हुई है, फारिग हो जाना है। जो हमारा मटेरियल है, हम ये क्लेम करते हैं कि अगर लेट सपोज एक हाई राइज बिल्डिंग में पीछे बाथरूम है और वो बाथरूम खुदा ना खास्ता लीक हो गया, सामने आपको नमी जरूर नजर आएगी, लेकिन ये पपड़ी बन के नहीं निकलेगा। ये झड़ेगा उसी सूरत में जब के मेरे पास पानी में ढेर सारी नमकियात मौजूद हो। वो सॉल्ट इसको खाएगा, लेकिन नमी से खराब नहीं होगा। नमी में इसकी जो है, जी सर, वाटर में जो ग्रेड्स आते हैं
उसकी अगर अच्छी क्वालिटी हम यूज करें एक्स्ट्रा वाला नेगेटिव वाटर प्रेशर पे नहीं बर्दाश्त करेगा, क्योंकि क्यों, एक्रेलिक है, फिल्म फॉर्म करता है, इट्स नॉट अ ब्रीदेबल मटेरियल, दिस इज अ सीमेंटिशियस मटेरियल, इट्स अ ब्रीदेबल मटेरियल, सांस लेता है ये। तो हमारा ये जो मटेरियल है ये इजाजत देगा दीवार को सांस लेने की। तो जब आप थोड़ा सी खुली हवा में होंगे, आपका प्लास्टर सांस लेगा, तो प्लास्टर भी थोड़ा खुशबाश रहेगा, तो बोलेगा टिक जाता हूँ मैं अपनी जगह पे। ठीक हो गया सर। तो एज आई वाज सेइंग, दिस इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ प्लास्टर्स इज देयर टू गिव यू अ मेंटेनेंस फ्री फसाड। अच्छा जी, अब हम आते हैं इपॉक्सी फ्लोरिंग पे। सबसे पहले तो इपॉक्सी क्या है? इपॉक्सी जो है एक रेजिन और एक हार्डनर। हमारे यहाँ इपॉक्सी दो लिक्विड होते हैं। जब हम इसको आपस में मिक्स करते हैं, कुछ अरसे बाद सूखने के बाद ये एक प्लास्टिक के पत्थर जैसी शक्ल अख्तियार कर लेता है। ठीक हो गया। अब ये इपॉक्सी से हम मुख्तलिफ काम लेते हैं, बट इन दिस केस व्हाट वी डू इज इपॉक्सी फ्लोरिंग, राइट। तो क्यों इपॉक्सी फ्लोर हम कहते हैं? बुनियादी तौर पे जो मेरे कंक्रीट की सरफेस है, किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रैफिक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेयर एंड टेयर है, वहां पे मैं इपॉक्सी करूंगा ताकि मेरे कंक्रीट का जो फर्श है वो पहले तो प्रोटेक्ट रहे। सेकेंडली, मेरे पास जितने भी क्लीनिंग एरिया, अब जैसे फ्लोर है ना, टाइल लगाऊंगा जॉइंट आएगा। अब ऐसी जगह पे जहाँ पे मुझे हाइजीन का मसला है या मुझे फ्लोर पे किसी किस्म का जॉइंट नहीं चाहिए, वहां पे जो है मैं इपॉक्सी इस्तेमाल करूंगा। दूसरी तीसरी चीज है, कंपेयर टू टाइल्स एंड अदर मटेरियल्स, फर्श आपका जल्दी ऑपरेशन में आ जाता है अगर आप इपॉक्सी करते हैं। ठीक हो गया। तो ये कुछ इसके जो है, और भी इसके फवाइद हैं, लेकिन ये कुछ इसके मोटे मोटे हैं। कहाँ का लग सकती है? ज्यादातर ये इंडस्ट्रियल यूज के सिनेरियो में जो है हमारी इपॉक्सी लगती है, जिसमें पार्किंग होगी, ऑपरेशन थिएटर होगा, कोई टेक्सटाइल टैनरीज में बहुत लगती है जहाँ पे एसिड का और ऐसी चीज़ों का काम हो रहा है, क्योंकि इपॉक्सी के कुछ ग्रेड्स की अपनी इनेट प्रॉपर्टीज होती है कि वो केमिकल रेजिस्टेंट भी होता है। जी सर, जी, एंटी स्टैटिक फ्लोरिंग उसके लिए आती है, जहाँ पे नीचे से आपकी कॉपर की पूरी ग्रिड चलती है, कॉपर की ग्रिड के ऊपर फिर आप इपॉक्सी करते हैं, तो बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए हमारे पास एंटी स्टैटिक इपॉक्सी भी है। अच्छा, इपॉक्सी फ्लोरिंग पे कल मैं एक इन डेप्थ एक और लेक्चर दे रहा हूँ, जिसपे मैं एक एक ग्रेड इपॉक्सी का समझाऊंगा, और उसमें ये भी समझाऊंगा कि पूरे इपॉक्सी फ्लोरिंग का सिस्टम कैसे बनता है, जिसमें बुनियादी तौर पे मोटा मोटा बताओ। प्राइमर है मेरे पास, क्रैक फिलर है। क्रैक फिलर सबसे पहले कंक्रीट में, प्राइमर हो गया मेरे पास। फिर मेरे पास मिड कोट है। मिड कोट मेरे पास सीमेंटिशियस भी हो सकता है, सेल्फ लेवलिंग के जुमरे में आके, और इपॉक्सी का मिड कोट भी हो सकता है, जिसपे मेरे पास केमिकल रेजिस्टेंट और वाटरप्रूफ मिड कोट भी, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जो है ना उसका केमिकल का काम होता है, टैनरीज हो गई, डाइंग वगैरह, एसिडिक बहुत सारी चीज़ें होती है जो फर्श पे गिरती है। और फिर मेरे पास मुख्तलिफ टॉप कोट्स है, मुख्तलिफ स्पेसिफिकेशंस के। ठीक हो गया। अब हम आते हैं वाटर प्रूफिंग के ऊपर, जिसे हमारे यहाँ बिल्डिंग केयर एंड मेंटेनेंस कहा जाता है। तो हमारा मानना है कि जो एक इमारत होती है वो एक उम्र भर का जो है सरमाया होता है। अब इस सरमाए की जो है ना हमें प्रोटेक्शन करनी है। प्रोटेक्शन उस वक्त उस तरीके से होगी जब बिल्डिंग मेरी जमीन से, खड्डे से ऊपर की तरफ चल रही है ना, तो मैं खड्डे से लेके ऊपर तक इसमें ऐसा काम कर दूं कि दोबारा मुझे कोई काम करने की जरूरत ना पड़े। तो उसमें सबसे ज्यादा क्रूशल जो रोल प्ले करता है जेरे जमीन या ऐसी जगह जो नजर नहीं आती, वहां वो मेरी वाटर प्रूफिंग है। और एक्सटर्नल फसाड पे मैंने जैसा आपको प्लास्टर वगैरह की एग्जांपल दी, ये दो बड़े। और तीसरा हमारा टाइल एडिसिव और टाइलिंग एंड ग्राउटिंग, और जो भी हमारे फिनिशिंग मटेरियल्स है ना, उनकी आपस में अगर जोड़ मजबूत हो तो अगेन वहां पे भी बिल्डिंग की जो ओवरऑल लाइफ होती है वो बेहतर होती है। ठीक हो गया। तो इस सरमाए की प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास जो है वाटर प्रूफिंग है, जिसपे कुछ की प्रोडक्ट्स है। इसमें मुख्तलिफ दरारों और क्रैक्स के लिए हमारे पास क्रैक फिलर्स हैं, वाटर प्रूफिंग मटेरियल्स है, जिसमें हमारे पास सिंगल कंपोनेंट एक्रेलिक बेस्ड कोटिंग्स है, 2 कंपोनेंट सीमेंटिशियस कोटिंग है, क्रिस्टलाइन कोटिंग्स है वगैरह वगैरह। रिपेयर मोटर्स हैं हमारे पास, कुछ वॉल कोटिंग्स हैं, कुछ सीमेंट में ऐड करने के एड मिक्सचर्स और एडिटिव्स हैं हमारे पास, जो कि सीमेंट की जो है ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाते हैं। जिसमें कुछ हमारे पास क्रिस्टलाइन एड मिक्सचर्स है जो कि कंक्रीट को प्रोटेक्ट करते हैं, और फिर मुख्तलिफ पत्थरों के लिए सीलर्स और दूसरे मटेरियल्स भी हमारे पास मौजूद हैं। अब हम आते हैं कहाँ कहाँ ये सारी चीज़ें लग सकती है सर। ये है बेसमेंट, अंडरग्राउंड टैंक, स्विमिंग पूल, बाथरूम, ओवरहेड टैंक, बाउंड्री वॉल, रूफ्स एंड बालकनीज। और जहाँ पे मेरे पास सेम आ रही है राइजिंग डैम्पनेस जहाँ पे है ना, वहाँ पे भी हम इस तरह का काम कर सकते हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास सी व्यू पे घर है, वहाँ पे जेरे जमीन मेरे पास नमी आ रही है, तो उस नमी से बचाव के लिए भी हमारे पास बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो कि इस्तेमाल हो सकते हैं। अब हम आते हैं इपॉक्सी एडिसिव्स एंड कोटिंग्स। इपॉक्सी क्या है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन इंडस्ट्रियल टर्म्स, इंडस्ट्रियल यूज के सिनेरियो में जो है
इपॉक्सी बहुत सी जगहों पे और भी इस्तेमाल होती है। इपॉक्सी की 4 बुनियादी खुसूसियात है। सबसे पहले तो इसका एडिसिव का जो बॉन्ड है ना वो बड़ा मजबूत बनता है, जोड़ इसका इपॉक्सी का बड़ा मजबूत है। उसके बाद ये इन्वायरमेंटल और केमिकल रेजिस्टेंट है। माहौलियात जैसे अगर आज आप कोई बायोडिग्रेडेबल चीज डाल ज़ेरे ज़मीन डालेंगे ना वो गल छड़ जाएगी बहुत जल्दी। इपॉक्सी जैसे मैंने कहा थर्मोप्लास्टिक है, तो प्लास्टिक नॉर्मली बहुत देर से डिकम्पोज होता है। कोहेसिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ जैसे फ्लोरिंग पे मैंने बताया ना, कुछ जगहों पे हाई ट्रैफिक एरियाज पे कुछ जगहों पे जो अब्रेशन वगैरह और सारी चीजें होती है उससे भी आपकी इपॉक्सी बचा सकती है। और इन टर्म्स ऑफ एन एडिसिव इट इज वन ऑफ द लाइटेस्ट वेट एडिसिव आउट देयर। तो अगर कोई चीज जोड़ जैसे सीमेंट है ना, सीमेंट इज ऑल्सो यूज बाइंडर है, लेकिन बहुत भारी बाइंडर है डेंसिटी वाइज। तो जितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो इतनी थिकनेस में देगा, इपॉक्सी इतनी सी थिकनेस में दे देती है। ठीक हो गया सर। उसके बाद हम आते हैं कि भाई रेसिकेम में जो इपॉक्सी रेजिन्स और हार्डनर्स है हम जिपॉक्सी के ब्रांड से बेचते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास छोटे छोटे जो है 5 ग्राम की ट्यूबों से भी आता है, से शुरू होता है, और फिर बड़े बड़े हमारे पास 200 केजी और 1000 केजी के जो है ना आईपीसी टैंक्स में भी इपॉक्सी हम यहाँ पे बना के बेचते हैं। जैसे मैंने कहा कि वी आर वन ऑफ द ओनली फ्यू कंपनीज इन द वर्ल्ड दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इपॉक्सी रेजिन एंड हार्डनर फ्रॉम स्क्रैच। तो 2018 से पहले अच्छा खासा इपॉक्सी पाकिस्तान में इंपोर्ट हुआ करता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे बना रहे हैं और यूएई में हमारा अपना ही ऑफिस है, हम वहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो अगेन इसकी ब्रीफली अगर फॉर्मुलेशन की बात करेंगे कि अगर लेट सपोज अपनी खुद की कोई इपॉक्सी फॉर्मुलेशन आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 2-4 चीजें आपके पास इपॉक्सी हार्डनर हो गया, रेजिन हो गया, आपने एग्रीगेट्स एंड एडिटिव्स डाल दिए जिसमें इपॉक्सी के प्लास्टिसाइजर्स, रिटार्डर्स और इसके लेवलिंग एजेंट्स, कंपाउंड, बहुत सारे इसके मुख्तलिफ एडिटिव्स आते हैं, डीफोमिंग एजेंट, क्योंकि कभी कभी इपॉक्सी को मिक्स करें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो झाग आ जाता है, तो एंटी फोमिंग एजेंट्स और भी मुख्तलिफ इसके केमिकल्स जो है वो हमारे पास मौजूद है। और ऑफकोर्स पिगमेंट, अगर उसको कोई रंग वंग देना है तो आपने मुख्तलिफ इसके एरियाज ऑफ एप्लीकेशन है, जहाँ पे मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे पास जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गई, कॉम्पोजिट की हॉकी बनती है आजकल, पैडल रैकेट्स और मुख्तलिफ चीज़ें बन रही हैं, वो बन सकता है, फर्नीचर है, कंस्ट्रक्शन के अंदर मुख्तलिफ एप्लीकेशन है, फ्लोरिंग की हम बात कर चुके हैं, एंकरिंग एडिसिव बनते हैं, मुख्तलिफ जो है वो केमिकल रेजिस्टेंट मेटल की कोटिंग्स होती है, जैसे जहाँ पे हमारे पास मरीन इन्वायरमेंट की कुछ कोटिंग्स वगैरह है वो है। इसी तरीके से और भी ओल्ड टू न्यू कॉन्क्रीट और वगैरह वगैरह। फिर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, लोहे के बहुत सारे काम होते हैं जहाँ पे फाइबर ग्लास का कॉम्पोजिट भी बनता है, ग्लास बॉन्डिंग वगैरह वगैरह। नेचुरल स्टोन्स में भी इपॉक्सी यूज होती है। मैंने आपको इस जब इपॉक्सी डिस्कस करा था तो कुछ 4 आपको खुसूसियात बताई थी इपॉक्सी की। तो अगेन इट हैज अ वर्सिटैलिटी ऑफ एप्लीकेशंस, बहुत सारी इस इपॉक्सी से काम हो सकते हैं इसकी इन 4 खुसूसियत की वजह से जो आपको पहले बताई। और हमारे पास इन तकरीबन जो आपको अभी यहाँ पे एप्लीकेशंस हमने बताई हैं, उन तमाम तर एप्लीकेशंस के लिए यहाँ पे रेसिकेम में आपको कोई ना कोई इपॉक्सी मिल जाएगी। अब टाइल बॉन्ड और ग्राउट के बारे में मुख्तलिफ बताऊँ कि भाई जो सही टाइल बॉन्ड है, सेलेक्टिंग द राइट टाइल एडिसिव इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज सेलेक्टिंग द राइट टाइल फॉर द प्रोजेक्ट। हम टाइलों पे तो बड़ा फोकस करते हो जी, शानदार बड़ी साइज की स्लैब की टाइल हो, ये हो, लेकिन उसका जो बॉन्ड है ना, ठीक हो गया जी। तो हमें चाहिए, तो रेसिकेम के पास इस वक्त पाकिस्तान में टाइल एडिसिव और टाइल ग्राउट की सबसे समझे कि वसी रेंज है। इस वक्त आपको कोई सी भी टाइल लगानी हो, कहीं पे भी लगानी हो, आपको हमारे पास से बॉन्ड मिल जाएगा। हम दफ्तर में मजाक मजाक में कहते हैं कि सर अगर आप चांद पे जो है टाइल पहुंचा सकते हैं ना, पीछे से हम बॉन्ड पहुंचा देंगे। टाइल एडिसिव क्यों इस्तेमाल करना चाहिए भाई? बड़ा आसान है इस्तेमाल करना। आपके पास इजी टू हैंडल बैग्स हैं, आप एक प्रोडक्ट पे काम करो। पहले वक्तों में जहाँ पे कच्चे पे टाइल लगती थी, लोग सीमेंट चढ़ाते थे, रेती चढ़ाते थे, अब आपके पास सिर्फ ये रात को आप टाइल जो है, पहले जब पुराने वक्तों में टाइल लगती थी ओवरनाइट आपको टाइलों को सोक करना पड़ता था पानी में, कोई ज़रूरत नहीं है। बॉन्डिंग इश्यूज नहीं आते अगर आप सही टाइल बॉन्ड और सही टाइल ग्राउट इस्तेमाल करें। कस्टम एडिसिव और कस्टम टाइल सॉल्यूशंस, जैसे मैंने कहा चांद पे टाइल लगानी है, हम बॉन्ड भेज देंगे आपको। इसी तरीके से क्वांटिटी एस्टिमेशन आसान है भाई, ये इतना बैग है, इतना स्क्वायर फुट कवर करेगा। तो अब आपके लिए पहले सीमेंट रहती तो आप कैसे एस्टिमेट लगाएंगे इसका? लगा सकते हैं लेकिन थोड़ा मुश्किल है, और किसी किस्म की तराई की जरूरत है। सीमेंट बुनियादी तौर पे तराई मांगता है, ठीक हो गया। अब आपने मुझे एक बात बताया, आपने नीचे टाइल लगा दी, उसके ऊपर आप तराई कैसे करेंगे नीचे, जैसे अगर सीमेंट से टाइल लगाते हैं
होता ये है कि वक्त के साथ साथ क्रैक्स आते हैं, दूसरे मसले मसाइल आते हैं जिसकी वजह से डीबॉन्डिंग होती है। एज आई सेड, एन एक्सटेंसिव रेंज ऑफ टाइल एडिसिव्स इज ग्राउंड फॉर एनी एप्लीकेशन अवेलेबल इन एनी क्वांटिटी। अब हम आते हैं कंक्रीट एडमिक्सचर्स पे। खैर ये एक बहुत बड़ा और वसी टॉपिक है कंक्रीट। इसको थोड़ा सा मुख्तसर में कहूँगा कि कंक्रीट एडमिक्सचर वो केमिकल्स हैं जो कंक्रीट की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करने में आते हैं। जैसे कि कंक्रीट को प्लास्टिसाइज करना है, हमारे पास नॉर्मली प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर्स, हाइपर प्लास्टिसाइजर्स, नेफ्थलीन लिग्नो बेस्ड और मेलामीन बेस्ड और पीसी बेस्ड जो एडमिक्सचर्स होते हैं वो है। उसके बाद आपके पास जो एयर एंटरिंग है, रियोलॉजी मॉडिफायर्स हैं, एक्सेलरेटर्स हैं, रिटार्डर्स हैं। तो मुख्तलिफ कंक्रीट को जल्दी सुखाना है, देर से सुखाना है, हल्का करना है, मजबूत करना है, इसमें पानी का रेशो कम करना है। तो तमाम तर खुसूसियात जो है आप एडमिक्सचर से अचीव कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ एडमिक्सचर्स आ गए। अब हम बात करते हैं इंसुलेशन की। ये मेरा इश्तिहार नहीं है, हुकूमत पंजाब का इश्तिहार है। यहाँ पे ये बहुत सारी बातें बोलते हैं, आखिर में ये बोलते हैं कि अपने छतों की इंसुलेशन करवा लें। ठीक हो गया। अगर छतों की इंसुलेशन करवानी है तो वो हम कैसे करेंगे भाई? उसके लिए अच्छा, ये हमारी डोमेस्टिक एनर्जी कंजम्पशन है, तो आधे से ज़्यादा बिजली तो हम सिर्फ और सिर्फ अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए करते हैं। तो अगर सही तरीके से इंसुलेशन कर लेना तो बिजली का बिल आप आधा बचा सकते हैं। एक जनरल ये पाकिस्तानी डोमेस्टिक कंजम्पशन है। बाहर मुमालिक में जहाँ पे ठंडे मुल्क हैं वहाँ पे तो हीटिंग की कॉस्ट और भी ज़्यादा ऊपर जाती है, तो वहाँ पे तो इंसुलेशन और ज़रूरी हो जाती है। ठीक हो गया जी। अब एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग वो होती है जो अपने अंदर टेम्परेचर मेंटेन कर रखती है। इनएफिशिएंट बिल्डिंग वो होती है जिसके यहाँ एनर्जी लॉस हो जाता है। तो नाउ अब हमारे पास मुख्तलिफ जो है ना प्रोडक्ट्स और सिस्टम्स अवेलेबल हैं, जिसमें फोम कंक्रीट भी हम करते थे किसी ज़माने में, अभी भी हो सकती है। जो इंसुलेशन प्लास्टर है एक नई जिद्दत है। अभी हम लोग जो ईपीएस या एक्सपीएस का बोर्ड लगाते हैं ना, तो ईपीएस और एक्सपीएस के बोर्ड में एप्लीकेशन के बहुत इश्यूज हैं। तो जैसे मैंने पहले प्लास्टर का जिक्र किया, हमने एक तैयार शुदा प्लास्टर बना लिया है जिसकी 1 इंच पे इंसुलेशन वैल्यू वही आती है जो ईपीएस या एक्सपीएस पे आती है। तो आपकी ज़िंदगी जो है इस मामले में काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव डेकोरेटिव कंक्रीट। डेकोरेटिव कंक्रीट में एक हमारे पास स्टैम्प कंक्रीट होती है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब कंक्रीट पोर हो रही हो, पोरिंग के वक्त उसको कलर कर दिया जाए, उसके ऊपर स्टैम्प लगा दिया जाए, तो वो लकड़ी और पत्थर का कोई सा भी लुक मिमिक कर सकती है। इसी तरीके से एसिड स्टेन है, तो ये जिस फर्श पे आप बैठे हुए ये एसिड तेजाब का एसिड स्टेन फर्श है। तो जब हमारे पास कंक्रीट का फर्श बन जाता है तो कंक्रीट के अंदर कुछ हद तक फ्री लाइम होता है। तो ऑल ऑफ दीज एसिड्स रिएक्ट विद द फ्री लाइम प्रेजेंट इन द कंक्रीट, एंड ये आपको अब पूरा कलर्स आते हैं, उसके ऊपर फिर हम इपॉक्सी या कोई ग्लॉसी सीलर कर देते हैं। एंड एक हमारे पास प्रोडक्ट है जिसे हम माइक्रो टॉपिंग कहते हैं, आजकल माइक्रो सीमेंट के नाम से भी बड़ा मशहूर है। ये बेसिकली बेस और टॉप जो आपका फर्श और दीवार एक ही फिनिश में आ जाती है, और ये सीमेंटिशियस और एक थोड़ा सा कंक्रीट टाइप का लुक देता है। तो दैट वाज इट फ्रॉम अस टुडे। आपके पास कोई सवाल हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी अदरवाइज मैं यहाँ पे अपने बूथ पे भी हूँ, तो अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।